हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, मैंने शुरू की थी एमसीक्यू सीरीज़ 360, जिसमें मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट सभी बुक्स में जो है वो कवर करूंगा, जितने एमसीक्यूज उसमें से मुझे दिखेंगे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के जो मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज मैं उसके एमसीक्यूज आपको करवाने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके बेसिक्स, जिन्होंने इसके बेसिक्स पढ़े हुए हैं, खाली वो लोग इस एमसीक्यूज को समझ पाएंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डॉजी है। तो पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे आओ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेरी फर्स्ट एमसीक्यू। व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर आर। देखिए दोस्तों, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि जो हम बीआरएस है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बैलेंस होते हैं। एक होता है कैश बुक का और दूसरा होता है पासबुक का। जो भी ट्रांजैक्शन हम चेक से बैंक में करते हैं, चाहे बैंक में डिपॉजिट करें या बैंक से किसी को पेमेंट कर दें बाय वे ऑफ चेक, उसका एक रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं और एक रिकॉर्ड रहता है बैंक के पास। अब क्योंकि जो पेमेंट मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाई, मैं उतना रिकॉर्ड यानी अपना कैश बुक का जो बैलेंस है इंक्रीज़ कर लूँगा और बैंक बैलेंस भी मेरा उतना ही इंक्रीज़ होगा। पेमेंट करूँगा तो बैंक बैलेंस भी डिक्रीज़ होगा, अपना कैश बैलेंस भी डिक्रीज़ कर लूँगा। लेकिन कई बार इसमें मिसमैच हो जाता है, उसी के लिए हम बनाते हैं बीआरएस। अब हमें जब बीआरएस बनानी है तो हमारे पास हैं दो बैलेंस, एक कैश बुक का और दूसरा है पासबुक का। अगर आप कैश बुक के बैलेंस से ले रहे हो तो आपने इस बैलेंस को इसके बराबर करना है। अगर कैश बुक के बराबर मुकाबले पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है तो आपको इसमें प्लस कर देना है, और अगर इसके मुकाबले कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कैश बुक के मुकाबले कम है तो इसको माइनस कर देना है। सिंपली एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो हुई, उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ा तो आपको इसको भी इंक्रीज कर देना है, और अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस घटा यानी माइनस हुआ तो आपको उसको भी माइनस कर देना है। क्लियर? लेकिन कब? जब आप कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस पासबुक का है तब आपने कैश बुक की तरफ जाना है। तब आपने कैश बुक का देखना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ा दो, और अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस घट रहा है तो इसको भी घटा दो। तो सिंपल, सबसे पहले तो ये देखो कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का। फिर देखो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी पासबुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर दो, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर दो। अब इस पे आते हैं, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक, किसका बैलेंस दिया गया है? कैश बुक का। इसका मतलब अगर कैश बुक का बैलेंस दिया गया है तो मुझे किसके बैलेंस को देखना है? पासबुक के बैलेंस को, कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। जो इफेक्ट आ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर देना है, ऐड कर देना है, मतलब डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज मतलब माइनस कर देना है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसमें कहता है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अगर कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, अज्यूम करके चलते हैं कि कैश बुक और पासबुक का दोनों का बैलेंस सेम था, 2,000, और एक कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। अब अगर मान लो उसने 500 रुपये जमा कर दिए तो ये बैलेंस तो मुझे दिखेगा कितना? 2500, और क्योंकि कैश बुक में इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला तो ये बैलेंस कितना दिखेगा? 2000। अब हो गया मिसमैच। तो मैंने क्या कहा, जिस बैलेंस को आप ले रहे हो, किसका बैलेंस ले रहा हूँ? कैश बुक का। मुझे देखना है पासबुक में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ। उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से ये हुआ कि मेरी पासबुक का बैलेंस कितना बढ़ गया? 500, क्योंकि ये 2000 है, ये 2500 है। तो मैंने कहा जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ करना है। ये बैलेंस बड़ा है तो मुझे यहाँ पे भी बढ़ाना है। कितना? 500। तो क्या किया मैंने ऐड किया। तो आंसर भी क्या होना चाहिए? एडिट। सिंपल इतना देखो कि सामने वाली बुक यानी पासबुक, या पासबुक है तो कैश बुक, उस पे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आया। बढ़ा तो बढ़ा दो, घटा तो घटा दो। सिंपल। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए, दोस्तों एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है कि हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है उसको हमें टैली करना होता है पासबुक के बैलेंस के साथ, और टैली करने के लिए बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक इस पे एमसीक्यूज और भी था कि ये ऑप्शनल है या कंपलसरी। सो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ, ठीक है। तो एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक? नो, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कैश बुक।
पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट? बिल्कुल भी नहीं, बैंक अकाउंट का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो जो पैसा हमने डिपॉजिट किया, जो हमने विड्रॉ किया, जो रिसिप्ट आई, जो पेमेंट हुई, वही रिकॉर्ड होता है। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसका कोई भी रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में इसका कोई भी रोल नहीं है। सो आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ ए सिंपल स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो बना लो, चाहो तो मत बनाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपको सिंपली ये देखना है कि आप बैलेंस कौन सा ले रहे हो। एक कैश बुक बैलेंस होता है, एक पासबुक। अगर आप पासबुक बैलेंस ले रहे हो इसको इसके बराबर करना है, अगर आप कैश बुक बैलेंस ले रहे हो तो इसको इसके बराबर करना है, उसके लिए आप प्लस करो या माइनस करो। अब यहाँ पे बैलेंस किसका है? पासबुक का। मान लो कि अगेन कि ये स्टार्टिंग में दोनों बैलेंस 2-2 हज़ार के थे, अब मुझे इस बैलेंस को इसके बराबर करना है। और बैंक ने क्या किया? बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके डिपॉजिट पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया। इट मीन्स जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है उतना बढ़ जाएगा। मान लो 200 रुपये बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके बैंक में कितना हो गया? 2200, लेकिन कैश बुक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये 2000 ही रहा। अब मैंने क्या कहा कि इस बैलेंस को इसके बराबर करना है। मुझे 2200 को अगर 2000 के बराबर करना है तो मुझे उसके लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा 200। यही मैंने कहा कि आपको देखना दूसरे बैलेंस पे क्या इफेक्ट आया, बढ़ा या कम हुआ। इसके मुकाबले ये बैलेंस क्या हो गया? 200 रुपये कम दिख रहा है आपको, तो मुझे इसको भी 200 रुपया क्या करना पड़ेगा? माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट। तो आंसर भी क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्टेड। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसकी मदद से बनाते हैं? एक तो हमारे पास बैंक की स्टेटमेंट होती है, दूसरा हमारे पास क्या होता है जिसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। कैश बुक बनाई आपने, राइट? कैश बुक बनाते थे आप, उसमें सिंगल कॉलम भी बनती थी, डबल कॉलम भी, ट्रिपल कॉलम भी। तो चलो डबल कॉलम में मान लेता हूँ कि एक कैश का कॉलम और एक बैंक का, ये डेबिट साइड में बन जाता था, और एक ऐसा ही कॉलम क्रेडिट साइड में, कैश और बैंक। आई होप ये आपको क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है। अब मिसमैच कब होता है? देखिए अगर हम कोई कैश में रिसिप्ट कर रहे हैं या कैश में पेमेंट कर रहे हैं, उसका हमारे बैंक बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, क्योंकि कैश था, कैश लिया और कैश दिया, बैंक बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कब आएगा? जब हम कोई ट्रांजैक्शन चेक से करेंगे। हमने किसी से रिसिप्ट कर ली लेकिन बैंक में वो पैसा जमा नहीं हुआ, हमने किसी को पेमेंट कर ली लेकिन बैंक से वो पैसा कटा नहीं, हमने चेक तो दे दिया लेकिन बैंक से कटा नहीं। तो हम किसको मैच करते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसको कंपेयर करके बनाते हैं? कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसको कंपेयर करते हैं अपनी पासबुक के साथ या बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो आंसर क्या होगा? ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जो हमारी कैश बुक है उसका जो बैंक का कॉलम है, उन दोनों को मैच करके बनाते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, यानी आपके पास जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। जब डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, राइट? तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC एंटरप्राइजेज N31/3/2006 इज ₹1500। भाई ये है आपकी कैश बुक, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो ये है आपकी कैश बुक और ये है आपकी पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1500 है, तो मान के चलता हूँ कि 1500 हमारा दोनों में सेम बैलेंस था। अब क्या हुआ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट मतलब मेरे पास कोई चेक आया था, कस्टमर ने मुझे कोई चेक दिया था, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट नॉट क्लियर, लेकिन बैंक में अभी वो मेरा पैसा आया नहीं। अगर मेरे पास कोई चेक आया और मैंने बैंक में भेज दिया तो सबसे पहले तो मैं अपना कैश बैलेंस इंक्रीज कर लूँगा, जितने का चेक होगा। कितने का चेक था? 100 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये मैंने इसको इंक्रीज कर लिया हुआ है, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ। तो इट मीन्स बैंक का बैलेंस, अगर आपने ये बैलेंस इंक्रीज कर दिया हुआ है, 100 रुपये बैलेंस आपने इसको इंक्रीज कर, या ऑलरेडी इंक्रीज करके आया, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसका मतलब ये बैलेंस कितना हो गया? 1600, लेकिन बैंक में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? 1500। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको दोबारा से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? मैंने कहा आपने इस बैलेंस को इसके साथ कंपेयर करना है।
ये बैलेंस कितना हो गया, मेरे पास चेक आया था, बैंक भेजा 1600, लेकिन बैंक में वो पैसा जमा नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस कितना है 1500। मुझे इस बैलेंस को इसके साथ अगर कंपेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1500 लाने के लिए 100 रुपया जो इसमें से है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1500 में से ये 100 तो मैं क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। अच्छा, बचा कितना, 1400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कहता है एंड चेक इशूड, इशूड मतलब पेमेंट की, बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, मैंने चेक इशू किया, फिर से वैसा ही बैलेंस ले लेता हूँ, कैश बुक और पासबुक, ये मिटेगा नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ। 1500 बैलेंस स्टार्टिंग में था। अब मैंने किसी को चेक इशू किया, कितने का, 150 का, तो ये बैलेंस मेरा रह गया 1350, लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकला, तो बैंक बैलेंस उतना ही है। मुझे इस बैलेंस को इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1350 है, ये 1500, कितना ऐड करना पड़ेगा, 150, तो वो 150 में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब हो गया 1550। चलिए, लास्ट में कहता था बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया कितना, 50, और डिविडेंड भी दिया 50, कुल मिला के बैंक ने आपके अकाउंट में 100 रुपया डिपॉजिट कर दिया। तो कैश बुक और पासबुक 1500 थे, बैंक ने 50 रुपये का इंटरेस्ट ये रहा और डिविडेंड भी आपको दिया, तो इट मीन्स आपका बैंक बैलेंस हो गया 1600, लेकिन यहाँ कितना है 1500। अगेन मैंने कहा इस बैलेंस को इससे बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे, तभी ये 1600 होगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे 100 फिर से ऐड कर दूंगा। अब कितना हो गया, 1650। तो देखिए ज़रा आप अपना आंसर कहाँ पे दिख रहा है आपको, 1650, आपको 1650 दिख रहा है यहाँ पे, डी। सो डी इज़ द राइट आंसर। हर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को चेक करो कि उस ट्रांजेक्शन की वजह से आप जिसके साथ उसको मैच करना चाहते हो उसका बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर दो, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर दो। बस इतना ही करना है भैया आपको। चलिए नेक्स्ट, कैश बुक शोड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 1500। अच्छा, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, माइनस में। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से पैसा जितना था उससे ज़्यादा निकलवाया, इसको हम नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक ऑफ रुपीज 100, 50 एंड 125 रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने पेमेंट की थी, एक 100 रुपीज़ का चेक था, एक 50 रुपीज़ का चेक था, एक 125 रुपीज़ का चेक था, लेकिन वो पेमेंट अभी हमारे बैंक से हुई नहीं है। हमने चेक दे दिए हैं, लेकिन जिसको चेक दिए वो बैंक में जाके अभी पहुंचा नहीं, उसने बैंक से वो पैसा नहीं निकलवाया। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, कैश बुक और पासबुक। अब देखिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कहाँ पे, कैश बुक में। ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में ये बैलेंस, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1500 एज कैश एट बैंक, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट। अच्छा, हमने किसी को पेमेंट की थी, कितने की, 100, 150 और 275 रुपये, यानी हमने किसी को पेमेंट की थी। अगर हमने किसी को पेमेंट की थी, इट मीन्स हमने अपने कैश बुक को 275 रुपीज़ माइनस कर दिया था, राइट। हमने अपनी कैश बुक को क्या किया, माइनस कर दिया। इसका मतलब पासबुक के मुकाबले ये बैलेंस आपका कम हो गया, क्योंकि मैंने माइनस किया है। जो भी बैलेंस यहाँ रहा होगा, इट मीन्स वो बैलेंस वैसा ही स्टैंड करेगा, लेकिन ये बैलेंस 275 कम हो जाएगा। तो मुझे अगर इस बैलेंस के बराबर लाना है तो जो 275 मैंने माइनस किया था दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो 1500 में ये नेगेटिव बैलेंस है, ये याद रखोगे आप। ये 250 मुझे फिर से ऐड करना है, लेकिन अगर आप इसका नेट करो 1250 आ गया, क्योंकि ये माइनस में है बैलेंस, ये याद रखना, ये माइनस में बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस बैलेंस है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है एंड द चेक ऑफ रुपीज 400 पेड इनटू बैंक इनटू अकाउंट हैड नॉट क्लियर्ड। हमने एक बैंक में चेक भी जमा करवाया था, कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा, हमने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन वो अभी तक हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ। अगर कस्टमर ने हमें चेक दिया था, इट मीन्स हमने वो कैश बुक में अकॉर्डिंगली प्लस कर दिया था, लेकिन बैंक में तो जमा नहीं हुआ। इट मीन्स बैंक का बैलेंस तो पुराना वाला ही रहेगा। इट मीन्स ये बैलेंस आपका 400 रुपये इंक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक में वो पैसा भी जमा नहीं हुआ। तो मुझे इस बैलेंस को अगर इसके बराबर लाना है तो जो प्लस मैंने किया था उसको क्या करूँगा, उसको माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर दो यहाँ से 400 रुपये, लेकिन आपको याद रखना है कि ये बैलेंस अभी भी माइनस में चल रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना हो गया, 1650 माइनस में।
अच्छा, नेक्स्ट इज एक मिनट, यहाँ पे 275 है, ज़रा करेक्शन कर दूँ मैं यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड, ये 1500 नेगेटिव बैलेंस, ये 275 है, प्लस करना था 1225, और ये 400 रुपये का चेक जो भी मैंने कहा कि हमने प्लस कर दिया था कैश बैलेंस में, हमने इसको क्या कर दिया था प्लस, लेकिन अब क्या कर लेंगे क्योंकि बैंक में वो नहीं गया तो हम उसको दोबारा से माइनस कर देंगे, ऑलरेडी ये माइनस में है तो ये 400 भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कुल हो गया 1625। तो देख लो हमारा 1625 आंसर कहाँ पे है, सी में है, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल शोन एज। देखिए दोस्तों, हम जो कैश बुक में कोई चीज़ डेबिट करते हैं वो बैंक की पासबुक में क्रेडिट होती, उल्टा होता है, याद रखना। जो चीज़ हम डेबिट करेंगे कैश बुक में, बैंक में वो क्रेडिट होगी। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि बैंक में हमने ये कैश बैलेंस और ये बैंक बैलेंस, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करवाता हूँ, सपोज मैंने बैंक, राम ने मुझे एक चेक दिया था, वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया 5000, तो मैंने कैश बुक को क्या किया, आप देख रहे हो कि कैश बुक को मैंने क्या किया डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड। लेकिन जब हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो आपको याद होगा आपके मोबाइल पे मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। कैश बुक में आपने क्या किया था इसको डेबिट, लेकिन बैंक में क्या हुआ क्रेडिट। तो ये उल्टा होता है, जो हम कैश बुक में डेबिट करते हैं बैंक में क्रेडिट होता है, और जो पासबुक में कैश बुक में हम क्रेडिट करते हैं वो बैंक में डेबिट। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से पैसा निकाला, ड्राइंग्स की बैंक से 2000 की, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है क्रेडिट, पैसा निकाला कैश बुक में क्रेडिट किया, लेकिन जब आपको मैसेज आता है कि आपने बैंक से पैसा निकाला तो क्या लिखा मिलता है आपको, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, इसलिए हमेशा उल्ट होगा। तो ए डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिट कैश बुक, अगर डिपॉजिटर की कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो बैंक में क्या होगा, ए डेबिट बैलेंस नहीं, एक क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक की जो स्टेटमेंट होगी उसमें वो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इफ यू स्टार्ट विद ए डेबिट बैलेंस। अगर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो और अगर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो, लेकिन किसका बैलेंस, एज पर कैश बुक। चेक इशूड मतलब आपने किसी को पेमेंट की थी बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड शुड बी। अब देखिए फिर से वही कहानी, कैश बुक और पासबुक। हम कौन सा बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, कैश बुक के। मान लो दोनों बैलेंस आपके 2-2000 थे, ठीक है। अब अगर आपने किसी को पेमेंट की, मान लो मैंने 500 रुपये की पेमेंट की, तो अकॉर्डिंगली कैश बुक में 500 रुपये मैं कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। लेकिन नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड, लेकिन जिसको आपने पेमेंट की वो उसने चेक बैंक में नहीं लगाया, तो बैंक बैलेंस तो आपका कितना रहेगा, सेम 2000 ही। मैंने क्या कहा था, जिसका बैलेंस है उसको दूसरे के साथ मैच करना है। अब मुझे इस बैलेंस के साथ मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैच करने के लिए, ये 2000 है, ये 1500, मुझे क्या करना पड़ेगा 500 इसमें फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ा फाइनली, मुझे प्लस करना पड़ा, यानी एडिट। सो आंसर विल बी 8 का क्या रहेगा, एडिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए बैलेंस किसका ले रहे हैं, पासबुक का। ये कैश बुक और ये पासबुक। अगर आप पासबुक का बैलेंस ले रहे हो तो इसको इसके बराबर करना है आपको, ये आपको याद रखना है। तो कहता है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब मान लो फिर से वही चीज़ 2000 और स्टार्टिंग में दोनों बैलेंस 2000 और बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मान लो 400 रुपये, आपका बैंक बैलेंस 400 रुपये कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कर दी। लेकिन कैश बुक में हमें उसके बारे में पता नहीं चला, कैश बैलेंस ट्रांजेक्शन के बारे में, ये बैलेंस सेम रिफ्लेक्ट करेगा। अब मुझे इस बैलेंस को इसके बराबर लाना है। ये कितना है 1600, ये कितना है 2000। लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 400 फिर से क्या करना पड़ा, ऐड। तो आंसर विल बी एडिड। सो एडिड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, अगेन कैश बुक पासबुक। अब बैलेंस किसका है, कैश बुक का, मुझे इसको इसके बराबर करना है। जरा देख लें क्या है। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स आर। अगेन 2000
बैलेंस किसका है, कैश बुक का, इसको इसके बराबर करना। अनकलेक्टेड चेक, ऐसे चेक जो अभी कलेक्ट नहीं हुए, जिसका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में अभी नहीं आया। तो सपोज करो 2-2 हज़ार था, कोई चेक आया, मैंने बैंक में भेज दिया 500 रुपये का, ये बैलेंस कितना हो गया 2500। लेकिन बैंक में वो चेक अनकलेक्टेड है, मतलब अभी हमारे अकाउंट में वो पैसा आया नहीं, तो बैंक बैलेंस कितना रहेगा 2000। अगेन मुझे इसको इसके बराबर करना है। करने के लिए ये 2000 है, ये 2500, मुझे क्या करना पड़ेगा 500 माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस का साइन है, इट मीन्स सब्ट्रैक्टेड। A bank reconciliation statement is prepared to know the causes for the difference between। एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, किन डिफरेंसेस को देखने के लिए, किन रीज़न, कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके डिफरेंसेस को, जिनको देखने के लिए हम BRS बनाते हैं। ऑप्शंस आर द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, ये आज इससे पहले भी ऐसा ही सेम MCQ आ चुका है। बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का कैश का कॉलम, मैंने कहा था कैश बुक का कैश कॉलम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश में हुई, चाहे वो रिसिप्ट किया, पेमेंट किया, उसका बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा फर्क किसका पड़ेगा, जो थ्रू चेक से ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये तो नहीं हो सकता, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक है, ये गलत है, ये आंसर नहीं है। बाय द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बिल्कुल सही। कैश बुक जो है उसका जो बैंक कॉलम है एंड बैंक की पासबुक, ये ही सही है कि हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको बैंक पासबुक या फिर बैंक की स्टेटमेंट के साथ मैच करके हम वो डिफरेंस जो है कि किस वजह से वो मिसमैच हो रहे हैं बैलेंस, वो हम निकालते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, फिर से वैसा ही, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से वही चीज ले लेता हूं, कैश बुक पासबुक। अब बैलेंस कौन सा है, पासबुक का, तो इसको इसके बराबर लाना है। अनकलेक्टेड चेक्स, फिर से अनकलेक्टेड चेक्स, अब फिर से मैं वही चीज़ ले रहा हूँ कि 2000 दोनों के बैलेंस बराबर थे। अब चेक आया मान लो 500 रुपये का, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, ये हो गया 2500। अनकलेक्टेड चेक मतलब ऐसा चेक जो हम बैंक में जमा करवा चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मैंने कैश, जब मेरे पास कोई चेक आएगा बैंक भेजने से पहले मैं अपना कैश बैलेंस इंक्रीज़ कर लूँगा, लेकिन बैंक में भेज दिया चेक, लेकिन बैंक में वो पैसा भी जमा नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मुझे ये बैंक बैलेंस जो है पासबुक का जो बैलेंस मेरे कैश बैलेंस के मुकाबले कम है, तो मुझे इस बैलेंस को हमेशा इसके बराबर लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 2500 या 2000, मुझे क्या करना पड़ेगा 500 इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी एडिड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपल, आप ये देखो कि किसका बैलेंस ले रहे हो, उस ट्रांजेक्शन की वजह से जिसके साथ आपको मैच करना है, फॉर एग्जाम्पल कैश बुक के साथ, उस बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ा दो, अगर ये घट रहा होता तो फिर आप इसको भी, यानी पासबुक के बैलेंस को भी घटा देते। चलिए जी, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से वही, जब बैलेंस कैश बुक का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। फिर से मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, कैश बुक और पासबुक दोनों बैलेंस मान लो बराबर। अब कैश बुक को इसके बराबर लाना है, क्यों, क्योंकि बैलेंस किसका दिया गया है, कैश बुक का। स्टार्टिंग में दोनों बराबर है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी बैंक ने आपका चार्ज करने का मतलब आपसे इंटरेस्ट लिया। नॉर्मली बैंक इंटरेस्ट देता भी है जब आप पैसा जमा रखते हो, लेकिन किसी कारणवश बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया। अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, इट मीन्स 100 रुपये का सपोज इंटरेस्ट था, तो आपका ये बैलेंस कितना रह गया 900 और ये कितना है 1000। मुझे हमेशा इस बैलेंस को इसके बराबर करना है। अगर मैं कैश बुक से ले रहा हूँ तो ये बैलेंस 1000, ये 900, मुझे इस बैलेंस को इसके बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी ये 900 बनेगा। तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्टेड, तो एडिड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट गलत, सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस दोस्तों सिंपल ये है कि जिसका भी आप बैलेंस ले रहे हो, अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो आपको इस बैलेंस को इसके बराबर लाना है। आपने सिंपल देखना है उस ट्रांजेक्शन की वजह से इसका बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर दो। अगर आप ये बैलेंस लेके निकाल रहे हो तो आपको फिर इसका बैलेंस देखना है कैश बुक का। अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसको भी इंक्रीज करो, डिक्रीज कर रहा है तो इसको भी डिक्रीज कर दो, बस इतना देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये MCQs आपको समझ आ गए, लेकिन फिर से बोलूँगा कि जिन्होंने इसके बेसिक्स क्लियर नहीं किए, पहले वो बेसिक्स पढ़े, उसके बाद MCQs ट्राई करें। तो आज के सेशन में इतना ही। फॉलो कर सकते हो मुझे आप इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद नया टॉपिक लेके आऊँगा।
बहुत जल्दी ये बुक भी ख़त्म हो जाएगी, फिर नई बुक स्टार्ट करूँगा, बता दूंगा किस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ MCQs। इस तरह से आपकी जितनी भी बुक्स हैं अवेलेबल वो सारी मैं ख़त्म करूँगा, सो दैट आपके हर बुक से जो MCQs हैं वो सारे आप कर पाओ, सारे अटैम्प्ट कर पाओ, सो दैट आपकी जो एग्ज़ाम में पेपर है उसमें कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 30 में से आपके 27-28 नंबर तक आ जाए, 25 से ऊपर ही आए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।